हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीजी एजुकेशन पॉइंट। आज हम लेकर आए हैं वीकली प्रैक्टिस सीरीज जिसमें होंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ये क्वेश्चंस स्पेशली यूजीसी नेट, सीटेट और पीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। यानी ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, डायरेक्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी है आपके लिए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे छुपा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेक्शन को पक्का कर सकता है या तय कर सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में मुझे लिखकर ये ज़रूर बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की, सीटेट की या पीजीटी एग्ज़ाम्स की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ हमारी पिछली जो 7 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं उनसे भी रिलेटेड हैं, तो आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वीकली प्रैक्टिस सेट है। तो इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि को जी या सामान्य और एस विशिष्ट कारकों में विभाजित करता है? थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत या गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत? इसका आंसर होगा स्पीयरमैन का द्विकारकीय सिद्धांत। ये सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा 1923 में दिया गया था। इसमें बुद्धि के 2 कारकों का वर्णन किया गया है, पहला कारक जी कारक और दूसरा कारक एस कारक या विशिष्ट कारक के रूप में बताया गया है। जेपी गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में कुल कितने बुद्धि प्रकार हैं? 9, 120, 7, 2। गिलफोर्ड ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसमें कुल 120 कारकों को उन्होंने रखा है, जो कि 3 भागों में विभाजित हैं। जैसे संक्रिया में 5 हैं, पदार्थ में 4 और उत्पाद में 4। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 120 कारक या प्रकार हो जाएंगे। ये सिद्धांत रचनात्मक बुद्धि पर आधारित सिद्धांत है। कमेंट में लिखकर बताइए जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में प्राकृतिक बुद्धि शामिल है। कुल कितनी बुद्धियां हैं इस सिद्धांत में? 7, 8, 9 या 10? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धियां हैं, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, संगीतमय, शारीरिक आदि ये सब आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत बुद्धि को कितने कारकों में बांटता है? 2, 4, 9 या 120? देखिए, थॉर्नडाइक ने स्तर, विस्तार, क्षेत्र और गति ये 4 प्रकार के कारक बताए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 कारक में बांटता है। इनका मानना है कि कोई एकल सामान्य कारक नहीं होता, बुद्धि बहुआयामी होती है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपक्षीय सिद्धांत किन 3 बुद्धियों पर आधारित है? सामान्य, विशिष्ट या सामूहिक बुद्धि, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक या व्यावहारिक बुद्धि, तरल, क्रिस्टलीकृत या सामान्य बुद्धि, मौखिक, व्यावहारिक या संख्यात्मक बुद्धि? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यावहारिक बुद्धि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा त्रिपक्षीय सिद्धांत में दी गई थी। इसका प्रतिपादन 1985 में किया गया था। थर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत में प्राथमिक क्षमताओं की संख्या क्या है ये बतानी है आपको। 4, 7 से 10, 120 या 9?
थर्स्टन के सिद्धांत में 7 से 10 प्राथमिक क्षमताओं को रखा गया है। शाब्दिक है, संख्यात्मक, तार्किक आदि, जिसमें स्वतंत्र क्षमताएं आती हैं, जिसमें कोई जी फैक्टर नहीं रखा गया है। कैटल का सिद्धांत बुद्धि को किन 2 प्रकारों में बांटता है? मौखिक और व्यवहारिक, तरल और क्रिस्टलीकृत, आंतरिक और बाहरी, सामान्य और विशिष्ट। कैटल के सिद्धांत में तरल बुद्धि और क्रिस्टलीकृत या ठोस बुद्धि के बारे में बताया गया है। देखिए, जो तरल बुद्धि है वो स्पीयरमैन के जी कारक के समान है, जो उन्होंने कहा है कि सामान्य कारक है, जो कि वंशानुगत कारक के रूप में बच्चे को जन्म से ही मिलती है। और जो ठोस बुद्धि होती है वो अपने अनुभव से या एक्सपीरियंसेस से लेता है और वो उसको अर्जित करता है। पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, बर्ट और वर्नन, थॉमसन या गिलफोर्ड? देखिए, ये सिद्धांत जो है बर्ट और वर्नन द्वारा दिया गया था, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो स्पीयरमैन के जी कारक, थर्स्टन के समूह कारक और बहुकारक सिद्धांतों को मिलाकर एक मजबूत सिद्धांत बनाने की कोशिश की गई थी इनके द्वारा। इनके साथ हैम्फ्रेज और कैटल ने भी इनका साथ दिया था। इन्होंने पदानुक्रम सिद्धांत को एक पिरामिड के रूप में तैयार किया और इसमें जी कारक और एस कारक, साथ में समूह कारक आदि सभी को ऐड कर लिया। इसमें इन्होंने वर्बल एजुकेशन और प्रैक्टिकल 2 समूह में बांटा पहले, उसके बाद उसके लघु समूह बनाए और उसके बाद उसके विशिष्ट समूह बनाए। इसमें आप ये बताइए कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था? जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए। प्रतिदर्श सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक, थॉमसन, थर्स्टन या गार्डनर? प्रतिदर्श सिद्धांत को थॉमसन द्वारा दिया गया है। ये बुद्धि के कार्य के लिए तत्वों का नमूने का चयन करता है। इस सिद्धांत को 1939 में दिया गया था। बुद्धि का प्रथम सिद्धांत किसका माना जाता है? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसे। गार्डनर, बीने का एक तत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन या गिलफोर्ड? इसका आंसर है बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत जो है वो बुद्धि का पहला सिद्धांत है। इसे फ्रांस के बिने द्वारा दिया गया था 1905 में। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि को 120 क्षमताओं में विभाजित करता है? देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ध्यान से सोच समझ कर दीजिएगा। जेपी गिलफोर्ड ने यह सिद्धांत दिया था 1967 में। इसे त्रिआयामी सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत आदि के नाम से जानते हैं या 3 डायमेंशनल मॉडल के नाम से भी जानते हैं इसे। इसमें संक्रिया, पदार्थ और उत्पाद 3 प्रकार के इन्होंने बौद्धिक क्षमताओं को बताया, जिसके आधार पर 120 क्षमताएं इन्होंने यहाँ पर बताई। पीजीटी एग्जाम्स में एसओआई मॉडल अक्सर पूछा जाता है, तो बताइए एसओआई की फुल फॉर्म क्या है? स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है? बहुक्षमता, सामान्य जी और विशिष्ट एस, पदानुक्रमिक, प्रतिदर्श। देखिए, स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है वो 1923 में दिया गया था। ये सहसंबंध विश्लेषण पर आधारित है। ये जी कारक और एस कारक को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन अक्सर पीजीटी एग्जाम्स में आ जाता है, थ्योरीज में पूछ लिया जाता है, कई बार इसकी सन भी पूछ ली जाती है, तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा इसे। गिलफोर्ड का एसओआई मॉडल में एसओआई का अर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, सिस्टम ऑफ इंटेलिजेंस, स्केल ऑफ आईक्यू, सिंगल ऑर्गन इंटेलिजेंस। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है
स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट गिलफोर्ड के सिद्धांत में कहा गया है, इसका अर्थ बताया गया है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें याद रखने वाली हैं, तो इस थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार बुद्धि को प्रतिदर्श पर आधारित मानता है? थॉर्नडाइक, थॉमसन, स्पीयरमैन, गार्डनर। देखिए, थॉमसन ने बुद्धि को प्रतिदर्श पर आधारित सिद्धांत माना है। इन्होंने 1940 में ये सिद्धांत दिया। इन्होंने तत्वों के चयन पर व्याख्या की थी। इंडिविजुअल टेस्ट का मुख्य लाभ क्या है? सस्ता, अधिक सटीक, जल्दी पूरा, सामूहिक। इंडिविजुअल टेस्ट में परीक्षक सीधे व्यक्तियों से संपर्क करता है, इसलिए इसके परिणाम जो होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, अधिक सटीक, इसका आंसर होगा। नॉन वर्बल टेस्ट किसके लिए उपयुक्त है? बहुभाषी समूह के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, केवल वयस्कों के लिए या केवल सैनिकों के लिए? तो जैसा कि कहा गया है इसमें नॉन वर्बल टेस्ट, तो ये बहुत सारी भाषाएं जानने वाले लोगों के लिए या उनके लिए जो कि अशिक्षित होते हैं या उन्हें अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं होता, सबके लिए उपयोगी होता है। वर्बल टेस्ट क्या मापता है? मोटर स्किल, स्मृति, भाषा व तर्क क्षमता, दृष्टि। देखिए, वर्बल टेस्ट जैसा कि कहा गया है शाब्दिक परीक्षण, तो ये शब्द और भाषा पर आधारित प्रश्नों द्वारा ये तार्किक क्षमता मापता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, भाषा व तर्क क्षमता। परफॉर्मेंस टेस्ट विशेष रूप से उपयोगी है सामान्य छात्रों के लिए, मंद बुद्धि या शारीरिक अक्षम व्यक्तियों के लिए, सैनिकों के लिए या डॉक्टर्स के लिए? देखिए, परफॉर्मेंस टेस्ट ना तो शाब्दिक होता है और ना ही ये अशाब्दिक होता है। इसमें एक्टिविटी करके दिखानी पड़ती है, तो ये एक्टिविटी जो होती है ये हर कोई कर सके, इस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। तो ये मंदबुद्धि या शारीरिक अक्षम व्यक्तियों की बुद्धि के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा आंसर होगा। आर्मी टेस्ट किस श्रेणी में आते हैं? इंडिविजुअल, ग्रुप, वर्बल या परफॉर्मेंस? देखिए, आर्मी टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। ये टेस्ट ग्रुप टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, ये ग्रुप पर किए जाते हैं और ये मौखिक और लिखित दोनों आईक्यू मापन का प्रमुख साधन है। बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, रुचि परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण? देखिए, आईक्यू मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वाइटेंस, और इसको नापने के लिए हम बुद्धि के परीक्षणों का यूज करते हैं। आईक्यू का मतलब होता है बुद्धि की गणना करना। कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस प्रकार का टेस्ट है? शाब्दिक, अशाब्दिक, निष्पादन या मौखिक? देखिए, कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है ये रेजवन वाला जो टेस्ट है उसका इजी वर्जन है जो बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये एक अशाब्दिक प्रकार का परीक्षण है। व्यक्तिगत परीक्षण की सीमा क्या है? अधिक खर्चीला, सस्ता, तेज या समूह आधारित? तो इंडिविजुअल टेस्ट समय और धन दोनों अधिक खर्च करवाते हैं,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक खर्चीला। ग्रुप टेस्ट का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? क्लिनिक, नौकरी चयन, व्यक्तिगत परामर्श या अस्पताल। देखिए, ग्रुप टेस्ट का उपयोग वहां होता है जहां बड़े पैमाने पर चयन प्रक्रियाओं को किया जाता है। तो जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में या नौकरी के सिलेक्शन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। निष्पादन परीक्षण किस पर आधारित है? भाषा, क्रिया आधारित या कार्य आधारित, लेखन या श्रवण। तो देखिए, जैसे निष्पादन परीक्षण कहा गया है, ये परफॉर्मेंस पर आधारित होते हैं, तो इसका आंसर होगा क्रिया आधारित परीक्षण। प्लान बी तैयार रखें किस सिद्धांत का भाग है? योजना, लचीलापन, निरंतरता, व्यक्तिगत। लचीलापन का सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है कि यदि आपका प्लान ए कार्य नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो प्लान बी उसके लिए तैयार रखा जाए। एग्जिट टिकट का उपयोग कहाँ किया जाता है? मूल्यांकन, समय बचत, दंड या नियम। एग्जिट टिकट का उपयोग हम मूल्यांकन सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। ये जो स्टेप है, ये सबसे लास्ट स्टेप होता है। थिंक फेयर शेयर तकनीकी में क्या महत्वपूर्ण है? सहभागिता, एकल कार्य, रक्षा, सजा। तो जहां इसमें थिंक फेयर शेयर तकनीकी में सहभागिता जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शेयर करने की बात यहाँ पर करते हैं, जो कि सहभागिता के कारण ही होता है। वॉल टाइमर का उपयोग किस लिए किया जाता है? समय प्रबंध, सजावट, अनदेखी, केवल घड़ी के रूप में। वॉल टाइमर का उपयोग अगर हम कक्षा में करते हैं तो वो समय के प्रबंध के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा आंसर होगा। सकारात्मकता सिद्धांत का अनुपात क्या है? 1:1 रेशियो, 3:1 रेशियो, 5:1 रेशियो या इनमें से कोई नहीं। सकारात्मकता सिद्धांत का अनुपात है 3:1 रेशियो। इट मीन 3 बार प्रशंसा की जाए और चौथी बार सुधार के लिए कहा जाता है इसमें। पहले दिन लागू करने योग्य प्रथम सिद्धांत कौन सा है? मूल्यांकन, उद्देश्य प्लस योजना, लचीलापन या सहभागिता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य प्लस योजना। कक्षा प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सकारात्मकता, दंड, अनदेखी या चिल्लाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मकता कक्षा प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सभी नियम एक समान, इसका उदाहरण है लचीलापन, निरंतरता, व्यक्तिगत या समय सिद्धांत का। तो सभी नियम एक समान उदाहरण है निरंतरता के सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। कक्षा प्रबंध सिद्धांतों की संख्या सामान्यतः कितनी है? 5, 8 से 10, 15 या 3? इसका आंसर है 8 से 10,
जिसमें योजना, सहभागिता, सकारात्मकता, मूल्यांकन आदि मुख्य सिद्धांतों के रूप में जाने जाते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि का मुख्य दोष क्या है? महंगा प्लस समय, निष्क्रिय, रट्टा, अनुशासन। तो इसका दोष है महंगा और समय इसमें अधिक लगता है। ये विधि किलपैट्रिक द्वारा दी गई और ये व्यावहारिक विधि है, लेकिन इसके संसाधन जो हैं वो महंगे मिलते हैं। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? मॉन्टेसरी, पार्खस्ट, फ्रोबेल, किलपैट्रिक। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल हैं। 1937 में इन्होंने ये विधि दी थी। ये खेल पर आधारित विधि है। व्याख्यान विधि की मुख्य विशेषता क्या है? सक्रिय, बड़े समूह, रचनात्मक, आत्मनिर्भर। व्याख्यान विधि की विशेषता है ये बड़े समूह पर कार्य करता है, इससे समय की बचत होती है। कथा विधि का लाभ क्या है? रुचिकर और स्मरणीय, तेज अधिगम, वैज्ञानिक या महंगा। तो कथा विधि का लाभ है कि ये रुचिकर और स्मरणीय होती है और ये भावनात्मक जुड़ाव जो है उसको ये प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मॉन्टेसरी विधि का दोष क्या है? सस्ता, बहुत महंगा, बड़े वर्ग और निष्क्रिय। तो मॉन्टेसरी विधि का दोष है ये बहुत महंगा है, क्योंकि इसका जो सामग्री होती है वो विशेष होती है। भ्रमण विधि का मुख्य दोष क्या है? व्यवस्था कठिन, अमूर्त, रट्टा या समय कम। भ्रमण विधि का मुख्य दोष है व्यवस्था इसकी कठिन होती है। ये प्रत्यक्ष तो होता है, लेकिन ये जो तार्किक चुनौतियां हैं उनको ये नहीं पूरा कर पाता है। शोध विधि का जनक कौन है? डेवी, जे विलियम, हर्बर्ट, बेकन। इसका आंसर है जे विलियम ने 1939 में इस विधि को दिया। ये वैज्ञानिक सोच पर आधारित विधि है। इसे खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है या रिसर्च मेथड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी के कितने चरण हैं? 3, 5, 7 या 4? हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के जैसा कि यहाँ 5 पद कहा गया है, तो 5 स्टेप्स हैं, 5 चरण हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, जिसमें प्रस्तावना, स्थापना, तुलना, उदाहरण और गृह कार्य इसमें इसके स्टेप्स के रूप में आते हैं। कौन सी विधि खेल पर आधारित है? व्याख्यान, किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट और मॉन्टेसरी। देखिए, व्याख्यान विधि आधारित है, शिक्षक केंद्रित विधि है, ये व्याख्या पर आधारित है। प्रोजेक्ट विधि जो है योजना बनाने पर आधारित है, जबकि मॉन्टेसरी विधि जो है छोटे बच्चों के लिए तो है, लेकिन खेल पर आधारित विधि में हम किंडरगार्टन प्रणाली या विधि को रखेंगे, जो फ्रोबेल द्वारा दी गई। इसे शिशु विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे शिशु वाटिका के नाम से भी संबोधित किया जाता है या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आगमनात्मक विधि की विशेषता क्या है? स्वयं खोज, तेज, रट्टा और महंगा। तो आगमनात्मक विधि की विशेषता है ये स्वयं खोज पर आधारित विधि है और तार्किक सोच को विकसित करने वाली विधि है। ज्ञात से अज्ञात सूत्र किस विधि से जुड़ा है? प्रोजेक्ट विधि, केवल व्याख्यान से, सभी विधियों से या कथा विधि से? तो ज्ञात से अज्ञात सूत्र सभी विधियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर विधि में पहले जो चीज़ हमें जानकारी होती है उसके विषय में हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है या हम जिनकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। समस्या समाधान की मुख्य विशेषता क्या है? रचनात्मक सोच, समय बचत, सस्ती या फिर निष्क्रिय?
समस्या समाधान विधि की मुख्य विशेषता ये है कि ये रचनात्मक सोच पर आधारित है। इसे जॉन डीवी द्वारा 1933 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, डाल्टन प्रणाली के जनक हैं फ्रोबेल, हर्बर्ट, हेलन पार्कहर्स्ट या मारिया मॉन्टेसरी। डाल्टन प्रणाली के जनक हैं हेलन पार्कहर्स्ट, जिन्होंने 1920 में ये प्रणाली दी है। स्वयं अध्ययन पर आधारित प्रणाली है। कौन सी विधि सबसे पुरानी है? प्रोजेक्ट, व्याख्यान या प्रश्नोत्तर, मॉन्टेसरी, डाल्टन। इसका आंसर होगा व्याख्यान या प्रश्नोत्तर विधि सबसे पुरानी विधियां हैं, जिसमें व्याख्यान विधि के जनक अरस्तु और प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में सबसे अधिक आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पंचपदी प्रणाली के प्रथम चरण का नाम क्या है? उदाहरण, प्रस्तावना, तुलना, गृह कार्य। इसका आंसर होगा प्रस्तावना। ये प्रणाली हर्बर्ट द्वारा दी गई है। पुराने ज्ञान को जागृत करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ब्रूनर के अनुसार देखकर सीखना किस मोड को कहते हैं? आइकॉनिक, इनएक्टिव, सिंबॉलिक या कंक्रीट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइकॉनिक। चित्र, मॉडल या मानचित्र से जो समझकर सीखा जाता है वो आइकॉनिक सीखना होता है। ब्रूनर मॉडल का अंतिम मोड क्या है? इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक या विजुअल। ब्रूनर मॉडल का अंतिम मोड है सिंबॉलिक, जो सिंबल से सीखने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रूनर मॉडल किस परिवार से संबंधित है? सामाजिक अंतरक्रिया, व्यवहार परिवर्तन, सूचना प्रसंस्करण या व्यक्तिगत विकास। ब्रूनर मॉडल में संज्ञानात्मक विकास के 3 स्तर बताए गए हैं, तो ये मॉडल सूचना प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर होगा हमारा। तो आज हमने प्रैक्टिस की 50 MCQs की, जो कि UGC नेट, TET, CTET आदि एग्ज़ाम्स के लिए थे। एजुकेशन से रिलेटेड MCQs हमने यहाँ पर तैयार किए हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक से दे पाए और कौन से क्वेश्चन आपको कठिन लगे। साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।